सीधी बात अपनों अपनों के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे मेहमान मनाली विधानसभा की तेज तरार नेत्री हैं, जो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं हैं। अपनी शालीनता और सादगी के साथ उन्होंने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी हैं। वर्तमान में वे प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। और स्वागत है विद्या नेगी जी आपका, आप यहाँ आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान कितने दिन लगाए, कितनी विधानसभाएं कवर की और नतीजे आपके अनुरूप आए? मेरे पास में जो भरतपुर डिवीज़न था, वहाँ पे राजस्थान को महिला कांग्रेस की ओर से इस बार एक नई शुरुआत ही हुई थी कि महिला कांग्रेस की कैसे प्रेजेंस रही राजस्थान में। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुष्मिता देव जी, उन्होंने पूरे राजस्थान के 6 डिवीज़न बनाए हुए थे। तो उनमें से एक भरतपुर डिवीज़न है, वो मेरे पास था और वहाँ की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर महिला कांग्रेस के रूप में वहाँ थी। और मेरे पास लगभग 19 विधानसभाएँ थी और 19 में से 9 विधानसभाओं तक मैं खुद पहुंच पाई हूँ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता था। बाकी जो विधानसभाएं थी वहाँ कोऑर्डिनेशन रही है, पर वहाँ ये रहा कि 19 में से 14 सीटें हम जीते हैं। बहुत बधाई आपको। और जो 9 सीटें, जहाँ पे 9 विधानसभाएं जहाँ मैं खुद गई थी, उनमें से हमने सिर्फ 2 सीटें हारी। तो ये जो 3 विधानसभा जो क्षेत्र रहे, सॉरी 3 जो हमारे जो आपने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान में जो जीत दर्ज की कांग्रेस के लिए जो 2019 के लिए एक संजीवनी साबित होगी, एक ऐसा मानना है आपका? संजीवनी मान लीजिए, पर ये एक आगाज है कि आप ये कह सकते हैं कि भाजपा सरकार जिस जोश खरोश से भाजपा पार्टी जो है सत्ता में आई थी 2014 में, लग रहा था कि इस तरह से कि इतनी बड़ी बड़ी बातें थी, ऐसा लग रहा था कि सब बीजेपी के जितने भी लोग बोलते थे अब तो 50-60 साल हम हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन महज 4.5 साल में उनका जो बुखार था वो लोगों के दिमाग से उतर गया है और उनकी नाकामयाबी का नतीजा है कि उन्होंने जो बातें कही थी उन बातों पर वो खरे नहीं उतर पाए। हम जानते हैं कि किसी भी योजना को इतने कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रो पीपल कोई भी योजना ऐसी हो वो शुरू तो की जा सकती थी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि योजनाएं ऐसी शुरू की जिससे आम आदमी, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। नहीं, क्या माने इसको कि बीजेपी की हार माने या कांग्रेस की जो आप लोगों ने एक पासा फेंका कि किसानों के हम कर्जा माफ कर देंगे, उसकी जीत माने हम? देखिए, आज की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और समय के अनुसार चलती है और मुद्दों को समझती है। उन्होंने देख लिया है कि भाजपा जो पार्टी है वो किस तरह से कार्य करने की दिशा रखती है और उनके कार्य करने का तरीका क्या है। जो उन्होंने बातें कही थी प्रो पीपल, लेकिन वो तो कहीं भी नज़र नहीं आया। 60% जो आम जनता, हमारे भारत की गरीब जनता है, वो तो उनके मैप में कहीं दिखती नहीं है। बस यही दिखता कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग हैं उनके हिसाब से वो चलना चाहते हैं। और आज के दौर में मैं ये समझती हूँ कि भाजपा सरकार को कॉरपोरेट लोग चला रहे हैं, आम जनता की सरकार नहीं है। आम जनता को ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि ये हमारे लिए नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने 4.5 साल में उनको उतार दिया। क्या मैं आज मंडी लोकसभा जो सीट है 2019 में, जो वहाँ की प्रत्याशी से बात कर रहा हूँ? देखिए, अभी बहुत अर्ली स्टेज है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। हाँ, अगर महिलाओं को आरक्षण मिलता है उसके माध्यम से, तो उसमें मैं अपने आप को दावेदार ज़रूर मानती हूँ। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला हित की बात करती रही है, चाहे पंचायतों में भी हो। आपने देखा होगा पंचायतों में भी पहले 33 और फिर 50% आरक्षण जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। लेकिन डिसीजन मेकिंग एजेंसी पंचायतें नहीं है, ये हम भी जानते हैं। तो विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी ने वादा किया हो कि 2014 में मैनिफेस्टो में कहा आप तो मोदी जी को बाहर करने हैं ना, तो वो थोड़ी लागू नहीं, करेंगे। हम ये बाहर तो होंगे ही, अभी थोड़ा ही समय बचा है, देखते हैं। आपने अभी देखा हो कि अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी अभी जो है प्रस्ताव लाया है कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण विधानसभा और पार्लियामेंट में दिया जाए। तो मोदी जी क्यों पीछे हैं, क्यों अभी सोच में बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? 4.5 साल सोचने के लिए कम थे क्या? लेकिन कल हरियाणा जो नगर निकाय के चुनाव, वहाँ तो कांग्रेस साफ हो गई। देखिए, वहाँ साफ नहीं हुआ। आपने उपचुनाव देखे होंगे वहाँ पे, जहाँ पे कांग्रेस ही आई है, कांग्रेस आई है। कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें होती हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं, तो उसको आप बीजेपी की जीत नहीं मान सकते। तो ये भी जो, अगर हम 2019 की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो अभी तो हिमाचल में 4-0 है। तो क्या देखती हैं आप 2019 में? 4 की 4 कांग्रेस कांग्रेस पक्का? पक्का 100%। इस बार तो बिल्कुल भी क्योंकि
वैसे भी अगर मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, नहीं, क्या माने इसको, सेंटर की नाकामी मानोगे या हिमाचल सरकार की जो 1 साल के कार्यकाल है? 1 साल के कार्यकाल में भी मुझे तो लगता है हिमाचल सरकार को ब्यूरोक्रेट चला रहा है। हमें भी खुशी हुई थी कि हमारा सराजी भाई एक मुख्यमंत्री बना है एक आम आदमी से उठ के, लेकिन वो आम आदमी उठ के वहां पहुंचा है, लेकिन वो अपनी ताकत को प्रयोग ही नहीं कर पाया। उसे पता ही नहीं है कि अभी मुझे सरकार को चलाना कैसे, वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो हिमाचल सरकार की तो नाकामयाबी है ही है, और उसमें केंद्र सरकार की तो बड़ी नाकामयाबी है जो दिख रही है। भैया, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग साल होने जा रहा है। मनाली विधानसभा से हम विधायक गोविंद जी विधायक बने और वर्तमान में मंत्री भी हैं। 1 साल के उनके कार्यकाल को कैसा आंकते हैं मनाली विधानसभा? मनाली विधानसभा में तो मैं उनके कार्यकाल को 0 आंकती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं भी जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, यहाँ सारी सुविधाएं होंगी, डॉक्टर होंगी, सड़कें होंगी, और मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊंगी कि रोहतांग से सिर्फ हमारे जो उजी वैली के 9 गांव नहीं जुड़े, बल्कि यहाँ से पूरा जिला, बल्कि पूरे हिमाचल, या देखा जाए तो पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि टूरिस्ट जब चलता है तो स्वारघाट से होके चलता है, तो रोहतांग तक चलता है, और वहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कितने लोगों को फायदा होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं रोहतांग पे जो है रोपवे नहीं लगने दूंगा। एक तो वो उनका बहुत बड़ा झूठ हुआ, और अभी बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे कि मैं बस नहीं चलने दूंगा। अगर बस चलनी थी तो इसका मतलब कांग्रेस सरकार का सही फैसला था। तो उस वक्त उन्होंने क्यों टैक्सी वालों के साथ, यूनियन साथ मिल के इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि मैं तो जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। तो क्यों हुआ ये सब? आज वो वही कर रहे हैं जो पहले हो रहा था। इसका मतलब जो हो रहा था वो ठीक था। अपना गोविंद जी ने किया क्या है वो ये बताएं। वो वही कर रहे हैं जो पहले के काम। उसके ऊपर मैं अपने गांव, एक छोटी सी, बड़े कामों की तो आप छोड़िए बात, मेरा शनाक गांव है। शनाक गांव में एक पुल लगा हुआ हमारे जो हडीन नाला है, उस पे 2 साल से काम चल रहा था। 1 साल से काम, उसको पिछले साल कंप्लीट होना था, लेकिन 1 साल से वहाँ ठेकेदार ही नहीं आ रहा है। और समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या क्या सरकार और विभाग और उस ठेकेदार की मिली वक्त है। हम उससे मिलने भी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं किया गया। नहीं, आपने पुल की बात की तो अभी गोविंद जी का एक बयान आया था, माना कि मैंने ही उनको इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने समझ बताया कि जो लेफ्ट बैंक के जो इतने पुलों काम हो रहे हैं तो 22 करोड़ रुपए उनमें खर्च हो रहे हैं। तो पता नहीं, वो तो शायद गोविंद जी तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो कई जगह करोड़ों रुपए खर्च करके बता रहे हैं कि इतना खर्चा हो, लेकिन नहीं। नहरकुंड पुल की बात करें, वहाँ भी बहुत पहले उद्घाटन भी हो चुका था, पैसा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी काम शुरू नहीं किया। अभी सुनने में आ रहा है कि अब उखाड़ेंगे, वो तब उखाड़ेंगे शायद जब टूरिस्ट सीजन शुरू। साल टूरिस्ट सीजन का भी आपने देखा होगा, ना तो गर्मियों में सही ढंग से हो सका, और ना ही जो दुशहरा का टाइम था, और अब न्यू ईयर का वो भी खत्म करने जा रहे हैं। अब वहाँ पे अभी इसी टाइम इनको दिखना था कि जो अलेऊ पे पुल है उसको अभी वो ठीक कर रहे हैं, और इतनी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बताना चाहूँगी कि जो ये हमारे समार नाम की जगह है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पिछली ज़मीन है वो दलदली है, वहाँ पानी है, और ऊपर से ज़मीन वो बह रही है, और वहाँ खुदाई है। इस वक्त अगर वहाँ काम जल्दी से कंप्लीट नहीं किया जाता, या वहाँ टेक्निक सही नहीं अपनाई जाती है, तो बहुत बड़ा एक दुर्घटना का कारण बनने वाला है। बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ रुकी होती हैं, चल रही होती हैं। कोट रूपी की घटना आपको याद होगी। थोड़ा बहुत अगर मुझे भूस्खलन का और उसकी ट्रीटमेंट का थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने भी वाटरशेड के तहत काम किया हुआ है, एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इनको वहाँ पे जो भूस्खलन विभाग है उसके लोगों को यहाँ बुलाना चाहिए, और यहाँ की स्थिति को परखना चाहिए, और देखना चाहिए कि यहाँ ऐसा न हो कि आने वाले समय में भयंकर त्रासदी हो जाए। नहीं, आप जैसे विकास की बात करें, आपको इतना देखिए 4 लाइन का काम इतना बड़ा चलो, वहाँ इतना बड़ा पुल बन रहा है, माल रोड के ऊपर सेल्फी आपका इसमें बन गया है, इतना बड़ा फ्लैग लग गया है, ये सारे काम विकास के उससे जुड़ेंगे ना? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि विकास को हम माने क्या? फ्लैग लग गया वो विकास होता? बिल्कुल ठीक है, ये आप ये बताइए। देखिए वो हमारे आन बान शान क्या है, तिरंगा है ना? तिरंगा है, तिरंगा से तो हम किसी बात को कंपेयर ही नहीं कर सकते। तिरंगे की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं
कि जहां आदमी की रोजमर्रा की जरूरतें, उसकी लाइवलीहुड, जब उसका पेट ही सही नहीं है, उसका पेट ही नहीं पल रहा सही तरीके से, तो बाकी सजावट की चीजों से हमने क्या लेना। आप पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं तो अब आज जो रोपवे में मार्च तक कहा गया है कि ये प्रपोजल बन के आनी चाहिए, तो आज गोविंद जी को नजर नहीं आ रहा कि रोपवे में कितने पेड़ कटे जा रहे, बल्कि ये दिखाया जा रहा, गुमराह किया है लोगों को। मैं तो साफ ये कहूंगी, भले ही कुछ भी कहें, लोगों को रोपवे के नाम पे गुमराह किया। सामने उन्होंने लोगों के सामने लड़ाई लड़ने की बात की, लेकिन एक्चुअल में परोक्ष रूप से उन्होंने कॉर्पोरेट की मदद की। अगर आप बीजेपी को कहें कि अभी उनके पास 4 साल और हैं, या मनाली विधानसभा के लिए अगर कोई आपकी डिमांड रखे कि बीजेपी को क्या करना चाहिए कि मनाली विधानसभा का एक अच्छा विकास हो, मनाली विधानसभा का एक नाम हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद तो सेंटर से भी थी, मोदी जी आए थे 4.5 साल में, बोला था हम ये करेंगे। 4.5 साल लगभग निकल चुके हैं, हाथी निकल गया, पूंछ बची है, कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ भी मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना। अभी जैसे आप 5 साल आप भी सत्ता में रही है, यहाँ कांग्रेस भी सत्ता में रही है, एक जगह एक कोई पार्किंग आप न बना पाए ना बन पाया। अभी गोविंद जी ने ये कहा कि 2500 गाड़ियों की मैं एक पार्किंग बना रहा हूँ। देखिए, बनाने और बनने में बहुत सारे छेद है, लूपहोल्स है। जिस दिन बनेगी उस दिन देखेंगे। नहीं, आप तो उसका कोई डिजाइन ही तैयार नहीं कर पाए ना। कम से कम वो तो कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा। नहीं, जब आपने देखा होगा कि जब डिबेट हुई थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि जमीन नहीं है। आपको मैं याद दिलाऊंगा कि हमारे पास जमीन नहीं, जबकि मैंने ये जवाब दिया था कि जरूरी नहीं है कि जमीन हो, क्योंकि कम जमीन में भी आजकल पार्किंग मंशा होनी चाहिए। मल्टी स्टोरी बन सकती है, लिफ्ट वाली पार्किंग बन सकती है, इसमें जगह की जरूरत नहीं है। आप आराम से कई सौ गाड़ियों को वहाँ पे पार्क कर सकते हो। क्या मानते तो क्यों नहीं बन? आपका कहना क्या होता है? इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। ये सिर्फ बातें करते हैं, झूठ बोल के सत्ता में आते हैं और राज करते हैं। इन्हें बस, मैंने कल भी एक बात कही थी कि इनको जीतना है, और जीतना मुझे भी है, लेकिन इनको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा करनी। तो यही फर्क है आपके यही उनमें। फर्क है। आपकी एनजीओ में भी काफी जुड़ी रहती हैं, आप उनके बारे में थोड़ा बताएंगे हमको, हमारे दर्शकों को भी? क्या क्या करती हैं उन एनजीओ के थ्रू, क्या सेवाएं करती हैं, लोग किस तरह कोई अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, क्या क्या काम करते हैं? देखिए, आजकल एनजीओ का जो एक स्वरूप हो गया है, वो सुविधा प्रदाता का हो गया है। जबकि एनजीओ का काम सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि सुविधा कैसे ली जाती है उसके लिए लोगों को तैयार करना है, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना है। हम घर घर जाके दवाइयाँ नहीं दे सकते, हम घर जाके टॉयलेट नहीं बनवा सकते। हम लोगों को तैयार करें कि टॉयलेट क्यों जरूरी है, बीमार हो गए हो तो उनसे बचने के लिए क्या जरूरी है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ क्या मिलेगी। अगर हॉस्पिटल में आपको सुविधा नहीं मिल रही है तो उसको सुविधा लेने के लिए आपको किस तरह की लड़ाई लड़नी है, ये हमारे काम है। लेकिन आज मैंने देखा है कि सरकार के पैरेलल बहुत सारी जो संगठन है वो उस काम को कर रहे हैं, जो कि मैं उसको गलत मानती हूँ, वो सही नहीं है। मेरा जो रहा है, मैंने 3-4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, 3-4 क्या, वो एक 5-6 संस्थाओं का एक फोरम था पहले, तो उनके साथ मिलके मैंने काम किया, जिसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और उसके अंदर लोगों की लाइवलीहुड, सामाजिक न्याय और सामाजिक बराबरी, इन सब चीज़ों को एक कलेक्टिव रूप में इकट्ठे करके इस तरह से काम किया। उसमें मैंने हिमाचल के लगभग सभी जिलों में काम किया, और बहुत इंटीरियर, मैं अगर कहूँ तो चंबा का तीसा, भरमौर, ये साहो वाला एरिया, सलूनी वाला एरिया, यहाँ भी काम किया है। कांगड़ा की बेडू महादेव, कांगड़ा ब्लॉक, इन सब ब्लॉकों में काम किया है। मंडी, हमीरपुर, मंडी सराज, जो आपके जयराम जी का एरिया है, वहाँ काम किया है। उस इंटीरियर में मैं गई हूँ। और इसके अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति, इन सब एरिया में मैंने काम किया। बकौल विद्या नेगी, अगला लक्ष्य क्या है? देखिए, मैंने ये कहा था कि मेन स्ट्रीम में मैं इसलिए हूँ, मुख्य धारा में शामिल मैं इसलिए हूँ कि जो मैं बात कहती हूँ, जो ग्रास रूट पे लोगों की ज़रूरतें हैं, प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि मैं विद्या नेगी अकेली अपने आप में काफ़ी नहीं हूँ। मैं सबके लिए बदलाव नहीं ला सकती अकेली, मैं सबके लिए सुविधा प्रदान नहीं कर सकती। अगर उन सब चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर अगर हम पॉलिसी चेंज तक ले जाते हैं, तो फिर वो सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। आपको भी पता, जब किसी कार्य के लिए नीति बनती है तो वो सब पे लागू होती है, भले कहीं कुछ नुकसान हो, लेकिन उसका फायदा जरूर होता है और वो व्यापक होती है। आप हमारे पास आई, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।